अगला सवाल मैं सुनील सर आपसे लूंगी कि जिस तरह से गठबंधन तैयार हो रहा और मोदी जी भी सामने है, लेकिन 2024 के चुनाव में अहम मुद्दे जो है कहीं गठबंधन भी जो विपक्ष है वो भी नहीं उठाती और ना ही सरकार तो उठाती ही नहीं मुद्दा। आप लोग को भी पता है जिस तरह से महंगाई से लेके सारी चीजें हो रही है सामने आती है, तो कोई ईडी की वजह से चुप हो जाता है तो कोई किसी वजह से चुप होता है। क्या अगर गठबंधन को जनता चुनती है तो वास्तव में ये सारी चीजों से निजात पाएगी या फिर वही रुख होगा जैसे बीजेपी का है? धन्यवाद सुष्मिता जी। ये कैसे कहा जा सकता है कि विपक्ष जो है उन मुद्दों के प्रति गंभीर नहीं है। कर्नाटक के चुनाव में विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस की सरकार आई। क्या कर्नाटक की सरकार, जो निर्वाचित सरकार, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके प्रति गंभीर नहीं है? लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, लोगों को बेहतर शिक्षा देने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या गंभीर नहीं है? महंगाई के मार से, महंगाई तो राज्य सरकार अपने स्तर पर उतना नहीं कम कर सकती जितना केंद्र सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार नीति ज्यादा प्रभावित करती है। लेकिन जो कोई राज्य सरकार को करना चाहिए, क्या लोगों के पास आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रही है? जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, क्या उनके ऊपर उस सरकार ने ध्यान देना नहीं शुरू किया? क्या जो आज राजस्थान की सरकार है कांग्रेस की, उसने महंगाई राहत शिविर आयोजित करके विभिन्न जिलों में ये कोशिश नहीं किया कि जनता की बात को सुने और उसके अनुकूल कोई ना कोई राहत पहुंचाने का प्रयास करे? क्या राजस्थान की सरकार ने समाज के सबसे नीचे तबके के बैठे के लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रयास नहीं किया? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों की उपज की बेहतर दाम देने के लिए बेहतर कीमत देने का प्रयास नहीं किया? क्या कोरोना के समय में छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने यहाँ काम करने वाले एक भी मजदूर को पैदल जाने की अनुमति दी? क्या उनकी व्यवस्था उन्होंने नहीं किया वहां जहां काम कर रहे थे? और जितनी व्यवस्थाएं की जा सकती थी आवश्यकता अनुसार, उनके लिए क्या सरकार ने काम नहीं किया? संवेदनहीनता का आरोप अभी तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं, कैसे हम लोग लगा सकते हैं? सवाल यह है कि जो आज की स्थिति है, जो केंद्र सरकार के स्तर पर होना चाहिए कि आप कृषि कानून लागू कर दिए और आपने कहा कि किसानों का हित होगा। जिनके हित के लिए आप कानून ला रहे हैं वो आंदोलन करना शुरू कर दिए और आपके लाख समझाने के बावजूद एक साथ से ज्यादा समय तक सड़कों पर पड़े रहे। 700 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, शहादत देनी पड़ी उनको। आप महंगाई के म भी बोलने के लिए नहीं तैयार हैं। आपके व्याकरण के अनुसार, आपकी परिभाषा के अनुसार 900 रुपए का गैस का सिलेंडर सस्ता है। क्या इस देश की आर्थिक व्यवस्था इस लायक है कि 900 रुपए का गैस सिलेंडर आदमी खरीद सके? उस वर्ग के लोग जिनके लिए आप उज्ज्वला योजना लेकर के आते हैं, जिनको आप बीपीएल श्रेणी के लोगों को तमाम तरह की आर्थिक सहायता देने की बात करते हैं, आप पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए कभी आपने विचार किया? किसान आपसे कह रहा है कि एमएसपी हमको लागू कर दीजिए उसकी उपज का, उस पर कोई बात करने के लिए आप तैयार हैं? बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने की कोई पहल दिखाई पड़ी आपको? अगर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में नौकरियां नहीं हैं, सरकारी कार्यालयों में नौकरियां नहीं हैं, निजीकरण को आप प्रोत्साहित देंगे तो रोजगार कहां से मिलेगा? उद्योग में निवेश हो नहीं रहा है, एग्रीकल्चर में निवेश हो नहीं रहा है, रोजगार कहां से मिल जाएगा? तो क्या आप जो देश के सामने जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के समाधान की कोई सरकार ने की? जो सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आप ये कहते रहे कि भ्रष्टाचार हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार देश के को दीमक की तरह खा जा रहा है, और भ्रष्टाचार के जितने मुद्दे आए जो आपसे जुड़े हुए थे उसका कोई भी समाधान करने का आपने प्रयास किया? कर्नाटक की सरकार पे आरोप लगे कि 40% कमीशन की सरकार लग गई है। आरोप सही या गलत है ये आप बताया किसी को आपने? आज अडानी जी को लेकर के दो रिपोर्ट आई, पश्चिमी देशों से आई, अखबारों ने छापा। वो आरोप गलत है सही नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो आरोप लग रहे हैं कि सेल कंपनियों के माध्यम से इसी देश का पैसा इसी देश में लाया जा रहा है और मनमाने तरीके से उसकी कीमत बढ़ाई जा रही है, तो इसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच कराने की आपने बात की? कोई ऐसा मुद्दा हो, आपने सामाजिक सुरक्षा का विषय हो, किसानों के हित का मामला हो, महंगाई कम करने की बात हो, और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का मुद्दा हो, देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का इश्यू हो,
कोई ऐसा विषय बताइए ना जिस विषय में आप आगे बढ़ के लोगों के सामने आए हों। आप अगर कोई बात कर रहे हो जो देश के हालात बनते चले जा रहे हैं, उस और लोगों की चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं, उससे लोगों को उबारने का प्रयास कौन सा किया गया? और इन्हीं मुद्दों को लेकर के इंडिया दल समूह आगे है। इंडिया दल समूह ने अपने मुद्दों को कहीं कम नहीं किया, किसी मुद्दे के साथ संशोधन नहीं किया। आज की बैठक के बाद भी उन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की जिन मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अडानी जी का मुद्दा हो। अगर एक इस देश के एक बड़े उद्योगपति के ऊपर कोई आरोप लग रहा है तो इस बिना पे खारिज कर दिया जाएगा कि साहब तो फलाने के साथ पे इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सरकार का काम है कि जनता को संतुष्ट करे। क्या यह जनता से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है? अगर कृत्रिम तरीके से किसी औद्योगिक घराने के शेयर के मूल्य बढ़ाए गए और बढ़े हुए मूल्यों पर लोगों को विवश किया गया उनका शेयर खरीदने के लिए, तो क्या यह गंभीर विषय नहीं है? अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो इसका समाधान कौन करेगा? अगर इस इंडिया दल समूह कह रहा है कि इस देश के एक राज्य में आग लगी हुई है और उस वहां पे शांति बहाली के लिए लोगों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए कोई बात नहीं की जा रही है। मणिपुर में आज तक प्रधानमंत्री जी की यात्रा तक नहीं हुई। संसद में जब विपक्ष बात करने के लिए तैयार हुआ था, दुनिया की आप बात कर रहे हैं। सवाल है कि जितने इस तरह के मुद्दे हैं उस पर जो बीजेपी के सत्तारूढ़ दल का रवैया है, उस रवैये के साथ आप विपक्ष को कैसे जोड़ सकते हैं? विपक्ष ने तो अपनी ताकत के अनुसार अगर राज्य में कहीं सत्ता में है तो वो दिखाई पड़ा कि गरीब के साथ खड़ा है। अगर राजस्थान की सरकार ये कहती है कि उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को 25 लाख रुपए की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे, या किसी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में क्यों नहीं हो सकता? अगर वहां की सरकार ये कहती है कि स्वास्थ्य का अधिकार आपको है और हम इसकी बहाली करेंगे, इसको सुनिश्चित करेंगे, क्या ये सामान्य बात है? ये अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? अगर वो सरकार कहती है कि गरीबी से जो प्रभावित व्यक्ति है, महंगाई से जो प्रभावित व्यक्ति है, उसको हम राहत देंगे, आप मुझे बताइए कहां किस तरह से हम आपको राहत दे सकते हैं? ये इस तरह की पहल क्यों नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, चाहे अन्य राज्यों में? सवाल यह है ना कि आप अपनी संवेदनाओं को इनके साथ कितना जोड़ने के लिए तैयार है। में सगुफे छोड़ के बात नहीं हल होती ना। आप एक कृत्रिम वातावरण तैयार करके लोगों को उनके मूल समस्याओं से नहीं हटा सकते। और इसीलिए यह है कि इंडिया दल समूह की जो गतिविधियां हैं उसने सत्तारूढ़ दल के सामने बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर दी। एक सबसे बड़ा जो पहल है उसकी परेशानी है कि जो गैर भाजपा मतदाता हैं उनके बिखराव को रोकना, और ये बात सबके समझ में आ रही है। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जितने भी दल हैं उनकी बात कर वो टोन डाउन है। क्यों टोन डाउन है? क्योंकि सवाल अब सत्ता में आना नहीं रह गया है। 2 सीट अधिक जीतना या 3 सीट ज्यादा जीत जाना ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, जिसकी बात विपक्ष कर रहा है। अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, संघीय ढांचे को बचाने की बात कर रहे हैं, लोगों की स्वतंत्रता को बचाने की बात कर रहे हैं, तो चुनाव एक आध सीट हारने जीतने की बात तो आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप इसको नहीं छोड़ते तो आप अपनी उस बात पे गंभीर नहीं है जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र का सवाल महत्वपूर्ण है तो फिर किसी राज्य में एक पार्टी 2 सीट ज्यादा जीतेगी लड़ेगी कि 2 सीट कम लड़ेगी, यह मुद्दा नहीं रह जाता। फिर विषय बहुत गंभीर है। उन विषयों को लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका वही रुख अख्तियार करना पड़ेगा जो इंडिया दल समूह के लोग इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहा है। वह तमाम छोटी छोटी बातों से अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। अब यह सवाल ये नहीं है कि संयोजक कौन होगा या कौन नहीं होगा, संयोजक के लिए किसका नाम आएगा, हर व्यक्ति संयोजक है वहां। और जो विषय जरूरी थे उस विषय के लिए उन्होंने समितियां दे दी। यह बात बार बार कही जा रही थी कि इंडिया दल समूह से एक आवाज निकले, उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन तय कर दिए। यह बात कही जा रही थी कि निर्णय लेने के लिए हमेशा बार बार इतनी बड़ी मीटिंग ना हो, कुछ लोगों का एक समूह हो जो निर्णय ले, उन्होंने एक कमेटी उसके लिए बना दी। जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जिनको राजनीतिक रूप से मुद्दा बना करके चुनाव में जाना है उसके लिए एक पास कमेटी हुई, उन्होंने कमेटी अपनी बना ली। जो राजनीतिक जरूरतें हैं, व्यवहारिक राजनीति के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, उन तमाम मुद्दों के लिए आज उन्होंने तमाम निर्णय ले लिए और विषयों के प्रति अपनी गंभीरता का उन्होंने अपना प्रतिबद्धता उन्होंने फिर से दोहराई कि वो जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके प्रति उनकी प्रतिबद्धता पहले थी और आज भी है। और इसी विषय के साथ जब लोगों के बीच में जाएंगे तो सवाल है कि सरकार के गवर्नेंस की असफलताएं लोगों के सामने आएगी।
नेता का सवाल नहीं, नेता का सवाल कौन करता है? आप मुझे बताइए कि इस देश के इतिहास में सत्ता में लाने के लिए चुनाव होता है कि सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव होता है? आज तक के चुनाव कैसे हुए हैं? आप हमारी आपकी स्मृतियों में 1977 का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव था। मैं नहीं जानता कि जवाहरलाल नेहरू के जमाने में क्या हुआ था, हम किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन 1977 के चुनाव की स्मृति हमारे आपके सामने है। कांग्रेस को इंदिरा गांधी की सत्ता को बाहर करना है। कौन कह रहा था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे? किसने कहा था? 2004 में जब यूपीए सरकार आई तो वहां की एनडीए की सरकार को बाहर करना है। 2014 में जब सरकार आई तो वहां की यूपीए की सरकार को बाहर करना है। किस नेता को बनाने के लिए कौन सी पहल की गई है? क्या एनडीए जब बना था यूपीए के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ, तो क्या इन लोगों ने कहा था कि हम फलाने को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? जिस तारीख को इंडिया का गठन हुआ, कोई बता दे कि किसी नेता ने बयान दिया हो कि साहब हम फला व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इंडिया गठित किए हैं। आपने कहा कि इनको जो जनता के खिलाफ जिनकी नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, संविधान के खिलाफ जिनकी कार्रवाइयां हैं, उनको हम सत्ता से बाहर करना चाहते हैं और हम सभी विपक्षी दलों के करना चाहते हैं। मुद्दे ये होते हैं ना। और अगर नेता इतना ही महत्वपूर्ण है तो आप बताइए कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में आपका नेता कौन है? कर्नाटक के चुनाव में आपने क्यों नहीं बता दिया कि आपका नेता कौन होगा? हिमाचल के चुनाव में आपने क्यों नहीं बता दिया कि आपका नेता कौन होगा? आज आप राजस्थान में क्यों नहीं बता देते हैं कि आपका नेता कौन होगा? सहूलियत के अनुसार से व्याकरण नहीं बदलते हैं। राजनीति का एक अपना व्याकरण है, वो हर जगह लागू होता है। अपनी सुविधा के अनुसार उनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अगर जरूरत है तो हर जगह जरूरत है, नहीं जरूरत है तो नहीं जरूरत है। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में हमेशा से चुनाव जन विरोधी सरकारों को बाहर करने के लिए मतदान होते रहे हैं। या ये नहीं तक फला व्यक्ति को प्रधानमंत्री हमको बनाना है। अगर इतिहास में कहीं हुआ हो तो मुझे जो लोग नेता की बात कर रहे हो बता दें। संसदीय इतिहास में हम पार्लियामेंट को चुनने के लिए आए हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि स्थितियां गंभीर हैं और इस दल समूह ने गंभीर सवाल पैदा किए हैं। जी अगला सवाल मैं सुनील सर आपसे लूंगी कि अब मैं विदा लेता हूं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। थैंक यू सो मच, टाइम निकाला सर आपने। जी सर, पढ़े लिखे लोगों की बात होती है। पढ़े लिखा अगर प्रधानमंत्री होगा तभी रोजगार की बात करेगा, नहीं तो धर्म और जाति पर ही बात करेंगे। क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई होती है, जब एजुकेशन की बात होती है, तो राहुल गांधी अक्सर चीजें बोलते हैं, जो चीजें बोलते हैं वो युवा पीढ़ी समझती भी है और देखती भी है। लेकिन प्रधानमंत्री की बात करें, हमारे युवा पीढ़ी क्या कर रही है, जो अनएजुकेटेड पीपल है उनको ही वोट देना प्रेफर कर रही है। और ऐसा नहीं, मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ। मैं पिछले दिनों अभी दिल्ली भी गई थी, तो मैं ऐसे लोगों से मिली जहां पे उनका कहना था मोदी जी ने मंदिर बना दिया। कोई नहीं बनाए, पूरी सरकार आई है, कांग्रेस सरकार थी, अभी तक क्यों मंदिर नहीं बना पाई, उन्होंने तो मंदिर बनाया। तो ऐसे और ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटे जगह से है, वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो ऐसी बातें उनके मुंह से सुनने में थोड़ा अजीब लगा मुझे। लेकिन उनसे एक ही सवाल मेरा था कि अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चुनेंगे तो आप उसी हिसाब से बातें करेंगे, उसी हिसाब से सोचेंगे। सर, सवाल यह है कि 24 का चुनाव है, राहुल गांधी वर्सेस मोदी, ऐसा देखा जा रहा है, लोग देख भी रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये 2024 का चुनाव ऐसा ही लड़ा जाएगा कि राहुल गांधी और मोदी आमने सामने होंगे, और जो विपक्ष है, जो विपक्ष और भी गठबंधन के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ चीजें दिखेंगी, जैसा कि अरविंद केजरीवाल भी हैं, सीटों की मांग कर सकते हैं, और भी विपक्ष के लोग हैं जो सीटों में मांग कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि विपक्ष जो एकजुट हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे तो पीछे नहीं हट जाएगा कि सीटें मुझे कम मिली हैं, सीटें मुझे ज्यादा मिली हैं, तो इन सब के पीछे तो नहीं हटेंगे वो? जी सर। मोदी जी के खिलाफ कोई नेता नहीं है, मोदी जी के खिलाफ देश के मुद्दे हैं। मोदी जी के सामने जनता से जुड़े हुए सवाल हैं जो उनके सामने बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ खड़े हैं। कोई व्यक्ति उनके पीछे उनके खिलाफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, लोग उनके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो अपने सवालों के साथ सामने हैं और उनके सवालों के समस्याओं, उनके जो सवाल हैं उनका समाधान मोदी जी के सामने चुनौती है। जो लोगों के सवाल हैं उन सवालों को लेकर के विरोधी दल आगे चल रहा है, कोई व्यक्ति आगे नहीं चल रहा है। 2024 के चुनाव में यह तय होना है कि यह सरकार रहेगी या सरकार नहीं रहेगी। जो लोग लोकतंत्र सर,
सीटों को लेकर ऐसी चर्चाएं हो रही कि अगर सीटें बराबरी की नहीं मिली तो कहीं ना कहीं कुछ जो गठबंधन में जुड़े हैं वो पीछे हट जाएंगे, ऐसी में बातें चल रही। सवाल यह है कि बीजेपी को कब सहयोगी मिले हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी को का एक दौर छोड़ दीजिए, तो इनके सहयोगी कहां मिले? आज चुनाव लड़ने के लिए सहयोगी इनके पास नहीं है। 38 दलों का, जिनके जिस 38 दलों को बात कहा जा रहा है एनडीए दल समूह में, कौन लोग उसमें है? मुझे 5 लोगों का नाम बता दीजिए आप। कोई एक ऐसे राजनीतिक दल का नाम बताइए जिससे आप परिचित हो। और इधर 26 दल समूह क्या है? 28 हो गए यहाँ पे अब। इनमें 11 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। वहां जो कुछ भी है बीजेपी है, या उन्होंने अन्य दलों को तोड़ करके अपने साथ लोगों को लाए हुए हैं। चाहे एनसीपी को तोड़ करके अजीत पवार को लाए हों, चाहे शिवसेना को तोड़ करके शिंदे साहब को लाए हों, या रामविलास पासवान जी की पार्टी को तोड़ करके दोनों पक्षों को अपने साथ लाए हों। आप किसी ऐसे महत्वपूर्ण दल का नाम बताइए जो उनके साथ तो सहयोगी कहां मिलते हैं बीजेपी को? कब मिले हैं? 1996 में अगर वो सहयोगी मिल गए होते तो सरकार 13 दिन में गिरती क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विराट व्यक्तित्व का मालिक उनको नहीं मिले और 13 दिन में सरकार गिर गई। अगली सरकार 13 महीने में गिर गई, तभी सहयोगी नहीं मिले। सीटों की संख्या कम होने पर एनडीए को, माने भारतीय जनता पार्टी को, अपने सहयोगियों की खोज कर पाना बहुत मुश्किल है। जो लोग आज एनडीए में नहीं शामिल, इंडिया दल समूह में शामिल नहीं है, वो अभी एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है अभी कि खुलेआम चले जाए, क्योंकि उन सबको अपने अपने मतदाता समूहों को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश सबके साथ है। इसलिए ये दिक्कत है। और सवाल इस बात का है कि जिस तरीके के सवाल इंडिया दल समूह पैदा कर रहा है सरकार के सामने, उनका समाधान तो खोजना पड़ेगा आपको ना। बेचैनी इसी बात की है। आप 10 साल से सत्ता में हैं, तो 10 साल से सत्ता में रह करके जो आपने वायदा किया था एक नए भारत के निर्माण का, उस नए भारत के निर्माण के लिए कितना आप आगे चल पाए हैं? मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है। क्या आप और हम सरकार चुनते हैं मंदिर बनाने के लिए? तो जो हमारी धार्मिक संस्थाएं क्या करेंगे? जो समाज में हर तरह के लोग होते हैं, हर व्यक्ति क्या अपने अपने अनुसार, अपने अपने सामाजिक स्तर के अनुसार उसकी प्राथमिकताएं होती हैं। जिन लोगों से आप बात कर रहे हो सकते हैं कि उनके लिए मंदिर एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो, लेकिन ज्यादातर लोगों की समस्या तो यही है ना। अगर इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर बनाना ही होता तो फिर सरकार बनाने की क्या आवश्यकता थी लोगों को? तमाम धार्मिक संगठन है, तमाम मंदिर है। क्या कर्नाटक राज्य में मंदिरों की संख्या कम है हम उत्तरी भारत की तुलना में? वहां तो लोग मंदिर की बात नहीं कर रहे थे। वहां तो लोगों ने कहा कि भ्रष्ट सरकार है, सरकार को हटाना है, और लोगों ने स्वीकार। जनता के बीच से उठा हुआ सवाल था वो। तो अगर आप लोगों के रोजी रोजगार का ध्यान नहीं रखेंगे, उनके जीवन यापन के बेहतर अवसर का ध्यान नहीं रखेंगे, लोगों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा का आप ध्यान नहीं रखेंगे, किसानों के उनकी बेहतर उपज का आप ध्यान नहीं रखेंगे, तो सरकार किस बात के लिए? मंदिर बनाने के लिए होती है। धार्मिक संस्थाओं के लिए सरकारें थोड़ी होती है। सरकार गवर्नेंस के लिए होती है, और गवर्नेंस में मंदिर निर्माण शामिल नहीं है। इन सवालों का जवाब आपको देना है। और ये सवाल जो विपक्षी दल है, इंडिया दल समूह है, वो बेहतर तरीके से लोगों को सामने ला रहा है। 2014 में आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे आप। क्या हुआ उसका? आपने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारी जाएगी। क्या हुआ? रुपए की कीमत गिरती चली जा रही थी, उसको रोकने के लिए क्या किया है आपने? औद्योगिक निवेश कम होते चले जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? तो सवाल है ना कि जो लोगों के सामने समस्याएं मुंह बाई खड़ी हैं, उनका समाधान आपको करना है। 10 साल में लोग आपका इंतजार करते रहे कि उन समस्याओं का आप समाधान करेंगे, वो नहीं हुई। और जब कभी कोई सवाल उठाया किसी ने भ्रष्टाचार की बेईमानी का, तो आप उसे जवाब देने के लिए तैयार नहीं, उसको तरह तरह घुमा करके उसको खारिज करने का आपने प्रयास किया। तो बातें नहीं है। एक राजनीतिक माहौल देश में बना हुआ है, और जो राजनीतिक माहौल है वो लोगों की जीवन से जुड़े हुए सवालों को लेकर के है, और उनका समाधान अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर जनता के सामने आपको खड़े होने में सुविधा होगी। और विपक्ष ने लोगों के सामने प्रश्न खड़े किए हैं, मजबूती के साथ खड़े किए हैं कि सरकार की विफलता ये है, जो हम और आप सरकार से उम्मीदें कर रहे थे, हम यहाँ निराश हुए हैं, और सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। इसलिए ये कम सीटों का और ज्यादा सीटों का सवाल नहीं है, ये बड़े सवाल लोगों के सामने है। जब बड़े सवाल होते हैं तो इन चीजों को छोड़ना पड़ता है। कोई 2 सीट कम लड़ जाएगा तो उससे उसका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा,
लेकिन वो चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेगा तो बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। जी।